डिविंग आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में नेटवर्क के इशू के कारण हम क्लास कैंसिल कर दिया था। अगर आपको वो चाहिए है, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो हमने मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, बट पिछले क्लासेस में हमने 15-20 मिनट ही हमारा नेटवर्क का काफ़ी इशू रहा था। सो आज हम फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने मोशन पढ़ा था। तो मोशन वह चीज़ होती है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट अपना कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है तो क्या होती है, उसमें मोशन हुआ होगा, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई होगी। जैसे कि आप फिगर 9.2 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रेन क्या कर रही है, मोशन में है। सिमिलरली यहाँ पे आप एक कार देख रहे हैं और एक ट्रेन भी देख रहे हैं। सो द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन सिंपली। तो हमने मोशन के दो टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मोशंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन एंड सेकेंड वन इज ओके। नाउ माई वॉइस इज क्लियर टू यू। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको अच्छे से? माई वॉइस इज क्लियर टू यू? यस ओके। यस, मेरी आवाज आई थिंक अब क्लियर होगी, क्योंकि एक ही डिवाइस से मेरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड था, तो शायद आप नहीं सुन पा रहे होंगे। तो हमने लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो लीनियर मोशन सिंपली वो उसे कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। ओके। तो लीनियर मोशन को हमने में पढ़ा। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सैनिक है वो परेड कर रहे हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में, एक जैसे मोशन में वो आगे बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन या जो गर्ल्स जो पार्क में वो झूला है उस पर जो स्लाइड कर रही है, तो वह धीरे धीरे उनका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड क्या होगी, स्पीड चेंज चेंज नहीं होगी, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके। तो हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। देन नॉन लीनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे लीनियर मोशन हम उसे कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे मोशंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर 9.5 में देख रहे हैं, ये गर्ल्स यहाँ पे स्विंग कर रही है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके। बट दिस गर्ल्स आर इन मोशन, ये क्या है, मोशन में है। तो इस तरह के मोशन को हम नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। इस तरह के मोशन को हम नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। मीन्स वैसे मोशन जो मोशन लीनियर नहीं है, मीन्स स्ट्रेट नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर मोशन। यस, थैंक यू, वॉइस इज क्लियर। ओके। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन, यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया। तो ऑसिलेटरी मोशन हम उसे कहते हैं, जैसे आपके घर में पेंडुलम वाला क्लॉक होगा, या बहुत लोग अपने कार में क्या रखते हैं, एक वो छोटा सा स्टेचू टाइप का रहता है, जो मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करते रहता है। ओके। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हुई कि एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे वो जो जो एक पेंडुलम वाला क्लॉक होता है, पेंडुलम वाला क्लॉक जो मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो वो क्या हो गया, डेट इज ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे भी जैसे आप स्विंग पे देख रहे हैं कि
ये स्विंग क्या किया, आगे गई एंड फिर पीछे आए। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑसिलेटरी मोशन ये हो गया। आप ये ऑसिलेटरी मोशन अगर आप आगे पढ़ोगे तो ऑसिलेटरी मोशन का आपको एक चैप्टर से मिलेगा जब 11th का आप फिजिक्स पढ़िएगा तो। सो फिर ये ऑसिलेटरी मोशन, देन पेरियोडिक मोशन। तो ये सब क्या है, यहाँ पे फिगर 9.6 में आप जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या है, ये लीनियर मोशन नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप किसी भी मोशंस ऐसे नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप क्लॉक देख रहे हैं तो क्लॉक के जो नीचे में जो है पेंडुलम, वो मैं पेंडुलम का जिक्र कर रहा था। ओके, सो ये जो पेंडुलम वाला जो क्लॉक के नीचे में है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन करती है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है, दिस इज राउंड अबाउट। आप जब मेले घूमने जाते होगे या डिज्नीलैंड वगैरह सब में ये राउंड अबाउट लगता है। तो लेट अस सपोज आप यहाँ पे चढ़े और ये एक कंप्लीट रोटेशन लगाया। ओके, तो एक कंप्लीट रोटेशन लगाने में 30 सेकेंड्स 1 मिनट का टाइम लगा। फिर आपको इच्छा है कि 3 राउंड में इसका घूमो, तो लेट अस सपोज ये दूसरे राउंड में 2 मिनट के बाद सेकेंड राउंड कंप्लीट की एंड थर्ड राउंड फिर अगेन 1 मिनट में ये कंप्लीट की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए इन्हें 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक फिक्स पीरियड हो गया कि इतने पीरियड में इस राउंड अबाउट को इतना मूवमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सेम इसमें भी आप वो चीज देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये हैंड है एंड ये क्या डायरेक्शन मेजरमेंट करने का ये तरीका है। ये जो एरो है, एरो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये अपने आप वो क्या हो जाती है, पॉइंट आउट हो जाती है। ये जब हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे मे बी अगले चैप्टर में, तो आपको ये और भी डिटेल्स में ये आएगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक पे भी लिख लीजिएगा। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होती है डेट इज कॉल्ड है सर्कुलर मोशन। जैसे फैन एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है। यहाँ पे आपने फिगर 9.6 में क्या देखे थे, राउंड अबाउट देखा था आपने, क्लॉक देखा था। तो सारे क्या है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ओके, तो इन सब टाइप के मोशंस को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो आप बोलोगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, और यहाँ पे जैसे मोशन ऑफ फैन लिख सकते हो, मोशन ऑफ ये राउंड अबाउट, ये सब आप लिख सकते हो। गाड़ी का जो व्हील का जो रोटेशन होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। बट जो हमारी गाड़ी होती है वो स्ट्रेट जाती है। सो द मूवमेंट ऑफ होल कार इज लीनियर मोशन वेयर एज द मोशन ऑफ व्हील इज सर्कुलर मोशन। ओके, तो हमने यहाँ पे पेरियोडिक मोशन के बारे में इससे पहले राउंड अबाउट के एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पे आप फिगर 9.7 में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक फ्लाई बटरफ्लाई उड़ रही है। तो बटरफ्लाई उड़ने और जैसे उड़ रही है तो उसका मोशन का एक डॉट डॉट करके यहाँ पे पाथ बनाया गया है। ये जो बटरफ्लाई यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि उड़ रही है, ये जैसे जैसे उड़ी है वैसे वैसे एक पाथ बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज नाइदर स्ट्रेट नॉर सर्कुलर। तो इन सब तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, रैंडम मोशन। ओके, रैंडम मोशन, RANDOM, रैंडम मोशन। जैसे ये फुटबॉल है, आप फुटबॉल को एक किक मारोगे तो मे बी वॉल में जाके टकरा गई, फिर वापस आए, फिर वॉल में जाके टकरा गई। ओके, तो ये क्या ओवरऑल ये क्या हो गया, ना ही ये स्ट्रेट लीनियर मोशन है मीन्स,
ये स्ट्रेट लाइन में भी पूरा पूरी नहीं जा रही है और ना ही यह सर्कुलर है। ओके, जैसे ये बटरफ्लाई के केस में आप ये पाथ को देखिए तो ये पाथ क्या है, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट्स पे जाओगे तो ये पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं है और ना ही यह क्या है, एक सर्कल बना रही है। तो इन सब तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ओके, तो हमने लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन एंड थर्ड वन इज रैंडम मोशन। तो अगर आपसे रैंडम मोशन का डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंडम मोशन और व्हाट इज डिफाइन रैंडम मोशन, तो आप ये लिखोगे द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। वैसे तरह के मोशन जो अपने डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती है और स्पीड भी कंटिन्यूअसली चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। जैसे उस केस में बटरफ्लाई उड़ रही थी, तो बटरफ्लाई क्या करती है, मीन्स अपना वो डायरेक्शन हमेशा चेंज करती रहती है। या आपके घर में वो फ्लाइज उड़ते हैं या मॉस्क्यूटे या और भी ढेर सारी चीजें जो रैंडम मोशंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो ये रैंडम मोशन का आप डेफिनेशन नोटबुक पे लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज रैंडम मोशन तो आप बता सको। देन यहाँ पे एक हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, स्पीड। ओके, सो स्पीड क्या होता है? सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज स्पीड? अगर आप कहना चाहते हैं व्हाट इज स्पीड, देन पुट योर नेम इन चैट बॉक्स। व्हाट इज स्पीड, स्पीड से आप क्या समझते हो? If anybody wants to tell that what is speed, then just put your name in chat box. Deepika, yes Deepika, please unmute your mic. Sir, I am audible. Yes, you are audible. हमें कहाँ जाने के लिए हमारा जो वक्त होता है जाने का, उसे हम स्पीड कहते हैं। yes, ओके, गुड। और कोई कहना चाहते हैं कि स्पीड किसे कहते हैं? Anybody else want to say? Okay, so let us suppose हाँ, लेट अस सपोज जैसे आपका आप जैसे स्कूल जाते हो स्कूल बस से, तो किसी दिन स्कूल बस आपका मिस हो गई, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, बाइक से आपको स्कूल छोड़ आएंगे। ओके, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जब आप बाइक से स्कूल गए तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए एज कंपेयर टू एज बस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जल्दी आप क्यों पहुंच गए? क्योंकि बाइक का स्पीड क्या है, थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू बस, क्योंकि बस रुकते जाएगी और भी स्टूडेंट्स को कलेक्ट करते जाएगी रास्ते में। ओके, बट बाइक क्या है, एकदम चलते चलते डायरेक्ट स्कूल पे पहुंच जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप पैदल चलते हो और दौड़ते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? पैदल चलते हो तो आपका स्पीड कम है और जब आप दौड़ रहे हो तो आपका क्या है, स्पीड ज्यादा हो गया। तो आपका अगर स्पीड ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। अगर आपका स्पीड ज्यादा है देन यू कैन कवर मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि पैराग्राफ में दिया गया है, a bus covers the distance of about 200 km from Solapur to Pune in 5 hours. How much distance does the bus cover in 1 hour? तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोलापुर से पुणे कितने डिस्टेंस है? लगभग 200 किलोमीटर है
और एक बस को 5 घंटे का समय लगता है। ओके, सोलापुर से पुणे का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और बस को ट्रैवल करने में 5 घंटे का टाइम लगता है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बस 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल की। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक बस है जो कि सोलापुर से पुणे 5 घंटे में ट्रैवल करके जाती है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोलापुर एंड पुणे इज 200 किलोमीटर। देन 1 घंटे में बस कितना ट्रेवल करेगी, हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। सो प्लीज टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। जस्ट आप आंसर लिखे चैट बॉक्स में कि 1 घंटे में बस कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सॉरी, मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था। सो अगर कोई आंसर आप दिए होंगे तो आपको फिर से आंसर करना होगा चैट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप आंसर पहले किए होंगे तो वो मेरे लिए विजिबल नहीं होगा। सो क्वेश्चन ये था कि सोलापुर से पुणे का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और एक बस टू 5 आवर में एक बस अपना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 आवर में वो बस कितने दूर कितना ट्रेवल करेगी। 40, यस यस यस, 40 40 40 40 40 40 40 एंड 20 40। ओके, सो मैक्सिमम आंसर 40 आए हैं, एक आंसर 20 आया है। तो हम देख लेते हैं। मैं 1 मिनट आप वेट करिए, मैं अपना व्हाइट बोर्ड में ओपन कर रहा हूँ। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करिए कि मेरी आवाज आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं। इज देयर इज एनी इशू? यस, ओके। सो ये क्या है, दिस इज पुणे एंड दिस इज सोलापुर। ओके, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ओके, पुणे से सोलापुर एक बस गई, तो वो बस को कितना टाइम लगा? इस बस को 5 आवर टाइम लगा। ओके, तो यहाँ पे आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मीन्स जैसे 5 आवर में 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी। तो 5 आवर में, मैं पूरे प्रोसेस से नहीं बनाता हूं, तो 5 आवर में 200 किलोमीटर ये बस ट्रेवल की। ओके, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी? 1 आवर में 200 अपॉन 5 किलोमीटर। तो आप इसे डिवाइड करोगे, 5 40 सो इट विल बी 40 किलोमीटर। ओके, सो 40 इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। ओके, सो अगर किन्हीं का गलत हुआ तो कोई इशू नहीं, सभी लोगों ने ट्राई किए थे, वेरी गुड। लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया और सभी लोगों का करेक्ट आंसर ही था। तो यहाँ पे अब हम सीधे हम फॉर्मूला पे चलते हैं। ओके, फॉर्मूला पे।
So the formula is the distance traversed by an object in unit time is called the speed of that object. So 1 यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, लेट अस सपोज आप बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाते हो. इसका मतलब क्या है कि आप 1 आवर में आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए. जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन लेट अस सपोज 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है. इसका मतलब यह हुआ कि 1 आवर में ट्रेन अगर 1 आवर कंटिन्यूअसली चलेगी देन इट विल ट्रेवल द 80 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, जैसे अगर आप पैदल चलते हो तो यूजुअली पैदल जो चलते हैं वॉकिंग करने का जो स्पीड होता है सो लेट अस सपोज 10 मिनट में लगभग 1 किलोमीटर आपने कवर किया तो 100 मीटर पर मिनट मीन्स 1 मिनट में आप 100 मीटर आप ट्रेवल किए. सो दिस इज योर स्पीड ऑफ वॉकिंग. सो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवर्स अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवर्सिंग द डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम रिक्वायर हुआ उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में. सो दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि यूनिट ऑफ स्पीड. सो यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड या माइल पर आवर कुछ भी हो सकता है. ऊपर में डिस्टेंस है तो सो इट विल बी द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड नीचे में क्या है टाइम तो नीचे में क्या होगा आवर. सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट. ओके, तो ये फॉर्मूला एक तरह से है. ये फॉर्मूला आप नोटबुक पे लिख लीजिए. हम इस पे एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं फिर आप एक्सरसाइज के अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आप करोगे घर पे. सो प्लीज आप इसे आप नोट कर लीजिए. मैं जस्ट अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पे. My voice is breaking. Okay, okay. Yes. यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल सिंपली आप याद रखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. में ये स्लाइड पे बताता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से याद रहे. फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा कि हमने कौन से फॉर्मूले के बारे में कौन से फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया था. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आप भी लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमारा फॉर्मूला है. तो हम निकालते हैं ये आप लिख लीजिए. अभी हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे सोलापुर से पुणे का वो हम देखेंगे. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये आप याद रखिएगा. मैंने स्लाइड पे चलता हूं, यहाँ पे भी मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, मैं आधे भाग में डिवाइड कर दिया स्क्रीन को. तो सोलापुर से पुणे का डिस्टेंस कितना था 200 किलोमीटर.
200 किलोमीटर। डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से लिखा, आप समझ जाइएगा। सो 200 किलोमीटर डिस्टेंस क्या था, सोलापुर से पुणे का डिस्टेंस था, जो कि क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है। एंड हमने कितने टाइम आपको लगे थे बस से ट्रेवल करने के लिए, तो 5 आवर। तो 5 आवर में एक बस ट्रेवल की। तो ये क्या, दिस इज द डिस्टेंस दैट इज 200 किलोमीटर एंड दिस इज टाइम दैट इज 5 आवर। सो टाइम के जगह पे आप टाइम लिखोगे एंड डिस्टेंस के जगह पे आप डिस्टेंस लिखोगे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 200, सो डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर and time is what, time is 5 hour, 5 hour। ओके, सो इस अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 540 जा 200, सो द आंसर विल बी 40 हो गया। देन यहाँ पे किलोमीटर, ये तो कट नहीं हुआ, ये कैंसल नहीं हुआ, सो यहाँ पे 40 के बाद किलोमीटर लिखोगे। देन आवर क्या है, डिनोमिनेटर में है, सो 40 किलोमीटर एंड आवर इज इन डिनोमिनेटर, सो पर आवर। सो यहाँ पे जो 40 किलोमीटर पर आवर ये आया, दिस इज द स्पीड ऑफ द बस। मीन्स अगर बस वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 आवर में कवर कर लेती। ओके, सो ये हमने क्वेश्चंस का आपका एग्जांपल बताया कि अगर डिस्टेंस एंड टाइम दिया रहे तो आप स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर डिस्टेंस एंड टाइम दिया रहे तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला की मदद से। वॉइस इज क्लियर, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, यस। सो आइए क्वेश्चंस के आप लोग समझ पाए क्या, अभी जो हमने डिस्कस किया, स्पीड निकाला 40 किलोमीटर पर आवर। सो डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस यस यस, वेरी गुड, यस ओके। सो हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप याद रखिए। ये आपका क्या है, ये आपका घर है और ये घर से आप कहाँ पे गए, आप एक पार्क गए। ओके, एंड द डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। और आप क्या किया, आप साइकिल से चलना स्टार्ट किए, साइकिल से। और आपकी स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, लेट अस सपोज, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। आप घर से पार्क गए, ये आपकी घर से पार्क की डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर। और आप साइकिल से जो आप चलते हो तो आपको यस, हाँ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपका घर है और ये पार्क है और द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द पार्क इज 10 किलोमीटर। और आप साइकिल से चलना स्टार्ट किए तो आपको कितने टाइम लगे, 2 आवर का आपको टाइम लगा। तो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ योर साइकिल, यू हैव टू फाइंड स्पीड। स्पीड क्या होगा ये आपको फाइंड करके चैट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं।
सो 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, सभी लोग आप चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। गलत है सही है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ट्राई करिए। आपका जो आंसर है वो आप चैट बॉक्स में लिखें, फिर मैं सॉल्व करूंगा। फाइव 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 ओके, 5 आंसर आया बहुत लोगों का। तो हम यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि किन किन लोगों का आंसर सही है। सो पहले हम पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप ऐसे भी लिखते हो स्पीड इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ओके, मीन्स स्पीड का आपने एस लिया, डिस्टेंस का आपने डी लिया एंड टाइम का आपने टी लिया। तो शॉर्टकट में आप स्पीड इज इक्वल एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। सो डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। आपके घर से पार्क की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, और आपको कितने टाइम लगा जाने में, आपको 2 आवर का टाइम लगा। ओके, सो 2 5 जा 10। सो आपकी साइकिल का स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो इस साइकिल की मदद से। ओके, सो ये क्वेश्चन सभी लोग समझ गए होंगे। यस 5 वेरी गुड। 2.5 इज नॉट राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या? यस ओके, तो इसी के साथ हम ये टॉपिक को यहीं पे हम एंड करते हैं। आप घर पे इस टॉपिक का जो एंड का जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करोगे। ओके, और मैं गूगल क्लासरूम में होमवर्क के रूप में डाल दूंगा। जो लोग बना लोगे वहां पे आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर के एंड एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले आप क्वेश्चंस पूछिएगा, देन वी विल मूव टू द टॉपिक। सो फिलहाल ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस पे आप और कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूलेज आपको अगले भी क्लासेस में मिलते रहेंगे। सो हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिया, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट आप घर पे करोगे। और अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, फोर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 10 एंड द टॉपिक इज फोर्स एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे फिगर 10.1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले फिगर में एक बोट है और बोट रिवर में मूव कर रही है। तो इसके लिए क्या करना होता है, कुछ हमें काम करना पड़ता है तभी वो मूव करती है। ओके, सेकंड में क्या है, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप प्रेस कर रहे हो तो वो क्या हो रही है, प्रेस हो रही है। इसी तरह थर्ड वाले फिगर में आप एक रड है जिसे कोई बेंड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक बैलगाड़ी है और यहाँ पे बैलगाड़ी को खींच रही है। यहाँ पे 5वें वाले फिगर में एक साइकिल का टायर है जिसे एक बॉय रोल कर रहा है। एंड द लास्ट फिगर इज एक फुटबॉल को किसी ने किक मारा। तो जैसे हम आखिरी का एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल का, तो फुटबॉल पहले क्या थी, रेस्ट में थी, वो कहीं पे रखी हुई थी और किसी ने आया और एक किक मारा तो वो फुटबॉल क्या आ गया, फुटबॉल क्या हो गई, मोशन में आ गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन लगा। एक्शन मीन्स जैसे यहाँ पे फिगर 2 में
यहाँ पे स्पॉन्ज को प्रेस किया गया, यहाँ पे टायर को पीछे से इन्होंने डंडा से मारा, यहाँ पे ये जो बैलगाड़ी में बैल है ये अपना मस्कुलर फोर्स लगाती है। इसी तरह यहाँ पे आप जैसे ये रड को बेंड करने की कोशिश किया जा रहा है तो यहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स लगती है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, इन सभी फिगर में कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे हैं। इन सभी फिगर में कुछ ना कुछ एक्शंस हो रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। सो यहाँ पे जो बॉक्स में एक अच्छी सी पंक्ति दी हुई है, नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकता है। ओके, जैसे आप टेबल पे पेन रखे हुए हो, ओके, अगर आप टेबल पे पेन रखे हुए हैं तो पेन अपने आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी। जब तक आप उस पेन को पुश करोगे या पुल करोगे या आप उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पे रखोगे, तभी वह अपना पोजीशन, उसी केस में उसका पोजीशन चेंज होगा, अदरवाइज उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, फोर्स चाहिए होती है। जैसे आपने पेन को आपने पुश किया टेबल पे, तो पुश करने में आपको थोड़ा सा फोर्स लगा, एंड फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। और किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फोर्स के हेल्प से चेंज किया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके तरफ गेंद बॉल आ रही है, तो आप बॉल को क्या करते हो, स्टॉप करने की कोशिश करते हो। तो आप वहां पे अपना क्या करोगे, आप उसे कैच करोगे या आप उसे रोकोगे, तो वहां पे आपको एक फोर्स लगता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में डालने के लिए या उसे मोशन से रोकने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है। तो और दूसरा बात यहाँ पे यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह अपने इच्छा अनुसार वो मूव नहीं करेगी, उसे कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए उसे मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि जैसे इस बच्चे ने इस फुटबॉल को किक किया, तो ये फुटबॉल क्या चली गई, मोशन में चली गई। तो ये क्या है, मोशन में है, तो फिर ये रुक क्यों जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है, आपने सबसे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि एटमॉस्फेयर में एयर भी है एंड एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो फुटबॉल क्या होती है, एयर और ये अगर जमीन पे जा रही है तो वो वहां से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये फिर जाके रुक जाएगी। तो ये सब चीजें हम लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे काफी डिटेल्स में। सो यहाँ पे फोर्स के बारे में दिया गया कि नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग को क्या किया गया, दोनों तरफ खींचा गया। ओके, तो पहले क्या थी, स्प्रिंग अपना इनिशियल पोजीशन में थी, फिर इसे दोनों तरफ से खींचा गया, तो यह क्या होगी, स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपैंड हो गई, फिर इन्होंने स्प्रिंग को छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या होगी, फिर अपने वापस पहले जैसा थी वैसा ये स्प्रिंग हो गई। तो ये क्या हुआ, एक्सपैंड इसीलिए हुआ क्योंकि आपने फोर्स लगाया, और फिर ये कोलैप्स इसीलिए हो गया क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया था वो आपने छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का काम हो रहा है, आप बहुत लोग देखे भी होंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, एक आयरन को गर्म कर लिया, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि आयरन जो ये गर्म है, दिस इज रेड हॉट आयरन। ये क्या होता है, स्पॉन्जी जैसा होता है। तो इसे हैमर से ये क्या करते हैं, हैमर इस पे हैमर डालते हैं, तो ये धीरे धीरे ये आयरन का जो रड है
उसे डिजायरेबल शेप में कन्वर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर टूल्स या और भी जो हाउस होल्ड टूल्स होते हैं ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर कभी मौका मिलेगा देखने का तो आप देखिएगा ब्लैक स्मिथ का शॉप। तो यहाँ पे जो वो हैमर से पीटते रहते हैं बीच बीच में, दैट इज फोर्स। वो हैमर से फोर्स लगाते हैं, इस वजह से वो आयरन अपने डिजायरेबल शेप में वो चेंज होती है। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मस्कुलर फोर्स दिया गया है। तो अभी तक हमने मस्कुलर फोर्स का ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ में वो हैमर से पीट रहे थे। सबसे पहले वाले फिगर में हमने क्या देखा, एक रड को बेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर यहाँ पे फिगर 10.3 में लिफ्टिंग अ वेट, एक जैसे आप जिम में जाते होंगे तो जिम में ये वेट को लिफ्ट किया जाता है, तो वहां पे क्या लगता है, मस्कुलर फोर्स लगता है। या आप अपने डेली के घर में हाउस होल्ड घरेलू काम करते होंगे तो आपको क्या होती है, आपको फोर्स लगता है, जैसे आप दरवाजा खोलते हो, खिड़की लगाते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मूवमेंट क्यों होता है, ये बोन्स और मसल्स की वजह से ये होता है। सो द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि आप क्या समझते हो, तो आप बोलोगे कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ओके, द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो इसका एग्जांपल लिफ्टिंग अ वेट, जैसे यहाँ पे फिगर 10.3 में एक वेट उठाने का ये जिम का पिक्चर है। ऐसे ही अगर आप घर पे आप कुछ सामान उठाते हो तो डेट इज ऑल्सो वहां पे मस्कुलर फोर्स लग रही है। तो आप मस्कुलर फोर्स के बारे में समझ गए होंगे। सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सब क्या है, ऑल आर मशीन्स, सभी क्या है, मशीन्स हैं। पहले वाले में ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए जा रही है, यहाँ पे फिर मिक्सचर है जो कि खाना बनाने के लिए मसाले चटनी वगैरह सब पीसने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन है। तो ये सब क्या होती है, यहाँ पे ये मशीन से फोर्स लगती है। जैसे ये ट्रैक्टर मूव करती है तो ट्रैक्टर में ढेर सारे मशीन्स के पार्ट्स हैं, तो वो उससे क्या होती है, फोर्स एग्जर्ट होती है जिससे वो मूव करती है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। तो अगर आपसे मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे फिगर 10.4 में जो दिया हुआ है, ट्रैक्टर, मिक्सचर, सिलाई मशीन और इसके अलावा भी जितने भी मशीन्स आपके दिमाग में आते होंगे वो आप डाल सकते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक पंप खेत इरिगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के बॉल आसमान में जाते हैं और फिर अपने आप वो नीचे आ जाते हैं। ओके, तो उन्हें नीचे कौन खींचता है, तो अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ अपनी और सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, एक फोर्स लगा के खींचती है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाती है तो उसमें क्या लगती है, या अर्थ पे भी है तो अर्थ से उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड कम्स डाउन अगेन। तो जैसे अगर आप एक बॉल को आसमान में फेंकते हो तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि मैंने बॉल को फेंका आसमान में और वो बॉल ऊपर मीन्स हमेशा ऊपर ही चला जा रहा है। ओके, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि नीचे से क्या करती है, अर्थ उस बॉल को खींचती है। तो
वह बॉल एक पार्टिकुलर हाइट पे रीच करती है और फिर वहां से वो वापस गिर जाती है। जैसे यहाँ पे फिगर 10.5 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बॉल गिर रही है, फिर एक मैंगो का ट्री है, मैंगो पक गया तो वहां से वो नीचे गिर गया। So these are some examples of gravitational force. So the force applied by the earth to pull object toward itself is called a gravitational force. तो अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाई जाती है ऑब्जेक्ट को पुल करने में, that is called as gravitational force. सो यहाँ पे आइजैक न्यूटन के बारे में दिया गया है। तो आइजैक न्यूटन ऐसे ही एक दिन अपने एप्पल की ओरचार्ड में बैठे हुए थे, तो वहां से एक एप्पल नीचे गिरा, तो वो सोचने लगे कि ये एप्पल आखिर नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था या थोड़ा हटके भी गिर सकता था या और भी जो भी थे। तो वहीं से इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में उनका ये थ्योरी निकला कि जैसे वहां से इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया कि अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप क्लास 9th में जब आप मोशन पढ़िएगा एक अलग चैप्टर से, तब आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे फिगर 10.6 में बताया गया कि दो बकेट है, तो दो बकेट में, एक बकेट में क्या हुआ, दो आप फुल बकेट ऑफ वाटर ले लो और दोनों में क्या करो, स्टोन, वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके ओके, आई थिंक इट्स ओके। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जब स्टोन को थोड़ा सा ऊपर से गिराया गया तो यहाँ पे आप ज्यादा वाटर यहाँ पे स्पिल हो रहा है, और पहले वाले फिगर में स्टोन को काफी पास से गिराया गया तो क्या हुआ, वाटर बहुत ही कम वहां पे स्पिल होगा। या अगर साउंड का भी हम स्टडी करें तो पहले वाले केस में कम साउंड निकलेगा, सेकेंड वाले केस में ज्यादा साउंड निकलेगा। इसी तरह क्योंकि सेकेंड वाले में ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हाइट से आ रही है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं। इसी तरह फिगर 10.7 में आप देख रहे हैं कि एक आप गनी बैग ले लो या चावल का बैग ले लो, ओके, और एक खाली बैग आप उठाओ और एक आधा भरा हुआ, तो आप खाली बैग है वो काफी आसानी से उठा सकते हैं, और जो भरा हुआ बैग है वो उठाने में आपको काफी कठिनाई होगी या नहीं उठ पाएगा। तो आखिर ये क्यों होता है? पहले वाले बैग में क्या है, कुछ भी नहीं है, और दूसरे वाले बैग में आपने 25 kg ऑफ राइस आपने डाल दिए। यहाँ पे कंक्लूजन यह है कि ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो उसको उठाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। जैसे आप वन ग्लास ऑफ वाटर काफी आसानी से उठा करके पी लेते हो, जबकि अगर आपको एक बाल्टी पानी उठाने के लिए बोला जाए या 2 बाल्टी पानी एक साथ उठाने के लिए बोला जाए तो आपको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज्यादा वेट होगी उतना आपको फोर्स लगाने होंगे। तो अभी तक हमने मैकेनिकल फोर्स के बारे में पढ़ा, मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा, और थर्ड वन इज ग्रेविटेशन। मस्कुलर फोर्स मसल्स से लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अपनी ओर जो पुल करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड मैकेनिकल फोर्स जो मशीन्स का बताया, मशीन से जो एक्सर्ट होती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स है, फिफ्थ वन इज फ्रिक्शन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड लास्ट वन इज कंबाइंड फोर्स। अभी 4 और फोर्स पढ़ने हैं, तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले हम सारे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स, तो
जैसे अगर आप आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को आप टेबल पे डाल दो और एक मैग्नेट वहां पे पास में रख दीजिएगा, तो वो आयरन का जो बुरादा है वो मैग्नेट में जाके एकदम, मैग्नेट में क्या होगी, जाकर के स्टिक कर जाएगी। ओके, तो ये क्यों होता है, जबकि मैग्नेट को उस आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें आप टच भी नहीं किए, बट वो जाकर के वो आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपने आप वो हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दिया गया है, प्लेस अ magnet on the table, take a big iron nail towards the magnet, it stick on the magnet, now hold the magnet upright in the air away from the nail, what happens। और यहाँ पे जैसे आप ये नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर आप एक मैग्नेट ऐसा वाला ले लो और इसे आप एक बीच में एक थ्रेड डाल दीजिएगा और इसे सीधा आप कहीं पे लटका दोगे, तो ये क्या हो गया, मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि हमारे अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ 6.1 इज फ्रिक्शन फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का आप डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। 5th इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे आप कैरम बोर्ड में आप कैरम खेलते हो तो वो कुछ देर के बाद कैरम जाके रुक जाती है, यह इसीलिए होता है क्योंकि कैरम और कैरम बोर्ड के बीच का जो सरफेस है वहां पे क्या हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है। तो आप क्या करते हो, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप यहाँ पे टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हो। तो टेल्कम पाउडर क्या होती है, थोड़ा सा स्मूथ होती है, जिस वजह से ये कैरम क्या होती है, कैरम थोड़ा सा, हाँ, आप टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो कैरम थोड़ा देर के बाद रुकती है। सो दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जैसे आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आपने क्रिकेट में गेंद को फेंका तो गेंद जमीन पे जा रही है, बट वो अपने आप कहीं पे जाके रुक जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द लैंड एंड द बॉल। लैंड और बॉल के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। जैसे यहाँ पे आप साइकिल चला रहे होते हो और अचानक ब्रेक लगाते हो, तो वहां पे जैसे ब्रेक कैसे काम करती है, तो ब्रेक और साइकिल का जो रिम होता है वो ब्रेक वहां पे प्रेस कर देती है, फिर वहां पे फ्रिक्शन की वजह से वो साइकिल का व्हील अचानक रुक जाती है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। और भी हम फ्रिक्शन के एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे ये बंदा क्या है, ये गिर रहा है। तो जैसे बनाना का छिलका कहीं पे सड़क पे फेंका हुआ रहता है और ये जा रहा है और उस पर इन्होंने पैर डाल दिया गलती से, तो चूंकि वो बनाना का वो जो छिलका है वो क्या है, थोड़ा सा स्लिपरी होता है, तो इस वजह से वो वहां पे गिर जाएंगे। इसके अलावा हम जैसे साइकिल में ऑयल डालते हैं अपने, जैसे या विंडो में ऑयल डालते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके। So these are some examples of friction, and the last one force is electrostatic force। आप जैसे अपने बाल में कंघी करते हो, तो बाल में कंघी करने से पहले कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आप टेबल पे डाल दो, जैसे यहाँ पे फिगर 10.9 में डाला गया है। और बाल में कंघी करने के बाद कंघी को टुकड़े के पास में ले जाइएगा और आप कागज के टुकड़े में टच नहीं करोगे, थोड़ा सा दूरी पे ही रखोगे,
बट आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो कागज का जो टुकड़ा है वो कंघी में आके स्टिक कर गया, चिपक गया। ओके, सो ये इसीलिए होता है क्योंकि जैसे आप कंघी कर रहे हैं बाल में, तो यहाँ पे बाल और कंघी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का आप ट्रांसफर नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, ये आपकी क्लास का विषय नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ समझिए कि ये कंघी क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई, तो इस वजह से वो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करती है। सो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सो यहाँ पे डिफिनीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। Static electricity is produced on material like rubber, plastic, and ebonite due to friction. The force exerted by such electrically charged material is called electrostatic force. So जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, इबोनाइट, ओके, तो इन सब सब्सटेंसों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जब इनमें फ्रिक्शंस होता है, और इस वजह से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं जिस वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे इस केस में हमने देखा कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करती है, तो ये इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं समझ पा रहे होंगे तो ये फिगर 10.9 में जो एक्टिविटी है वो आप करिएगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप अगले क्लास में पूछिएगा कि ये क्यों हुआ और ये क्यों नहीं हुआ। ओके, मैं आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो ये वाले एक्टिविटी बहुत लोगों ने किए भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी किए होंगे। जो नहीं किए होंगे या किए भी होंगे ये एक्टिविटी आप फिर से करिएगा और हमें आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। एंड द लास्ट वन इज कंबाइंड फोर्स। सो जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि ढेर सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बोट है, इलेक्ट्रिक बोट कहाँ पे चलती है, मींस रिवर में एक इलेक्ट्रिक बोट चल रही है, तो उस इलेक्ट्रिक बोट में क्या है, ऑलरेडी मशीन भी है, तो मशीन से क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो बोट का जो सेलर है वो अपने वो सेल भी कर रहा है, तो वहां उनका मस्कुलर फोर्स भी लगा। तो यहाँ पे क्या है, मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स दोनों लग रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड फोर्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक पाल नाव करके होती है, मीन्स वो नाव क्या होती है, बोट एयर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चलती है। तो पहला फोर्स क्या लग रहा है, मीन्स एयर जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन में वो नाव भी चलेगी, वो बोट भी उसी डायरेक्शन में चलेगी। बट जो सेलर होते हैं उनको कुछ डायरेक्शन में चेंजेस अगर करने होते हैं तो वो अपने मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। तो वहां पे क्या होती है, फिर यहाँ पे दो फोर्सेस लगी। तो इन सब केसेस में जहाँ पे मीन्स अलग अलग तरह के फोर्स लगते हैं उसे हम कंबाइंड फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में भी दिया गया है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल सर्च करिएगा कि व्हाट इज कंबाइंड फोर्स। और इसी के साथ इस चैप्टर्स में हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट वन इज मस्कुलर, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इससे पहले क्या था, फ्रिक्शन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर में फोर्स का डेफिनेशन और फोर्स के जो जितने 6 टाइप्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो ये चैप्टर आप पूरे अच्छे से पढ़िएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 2-3 बॉक्स में जो डिड यू नो करके दिए होते हैं वो हमारा छूट गया है,
तो अगले क्लास में जैसे ये डू यू नो यहाँ पे है और एक यहाँ पे मीन्स एक ही वो छोटा हुआ है, तो अगले क्लास में वो हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर के भी आप सारे चैप्टर एंड एक्सरसाइज आप करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, मशीन्स आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मशीन समय समय पर आप उसमें ऑयल देते हो क्योंकि उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। So we are running out of time. I'm going to stop the presentation now. Class is over. You can left the class. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. बाय सर। Bye. Bye, sir. Bye bye.